के लिए बस, ठीक है। 6 साल और 65 साल, 6 साल और 62 साल, ये है नियम, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम टू प्रेसिडेंट और गवर्नर, आर्टिकल 316(2), यानी वो जब चाहे तब जो है अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। A member of any state public service commission is not eligible for reappointment. किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबर का रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, पुनर्नियुक्ति किसी भी हालत में किसी की नहीं होगी। यानी लोक सेवा आयोग का मेंबर आप सिर्फ एक टर्म के लिए बन सकते हैं, दोबारा नहीं बन सकते। लिखिए, ठीक है, चलिए। आर्टिकल 317, the chairman or a member of public service commission can be removed by the president only on the ground of misbehavior. अगर किसी भी लोक सेवा आयोग के मेंबर को, इसमें ध्यान दीजिएगा ये यूपीएससी के बारे में नहीं है, ये किसी भी लोक सेवा आयोग यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के हैं, किसी भी लोक सेवा आयोग के मेंबर को सिर्फ एक आधार पर हटाया जा सकता है, वो क्या है, मिसबिहेवियर, ठीक है। The case of misbehavior will be sent to the Supreme Court by the President, and in accordance with Article 145, the Supreme Court will conduct an investigation and send a report to the President. तो जो भी आरोप लगेगा मिसबिहेवियर का, वो किसके पास भेजेंगे प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे, जो अनुच्छेद 145 के तहत इस बात की जांच करेगा और जांच करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। It is on the basis of this report that the president orders removal. केवल इस रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति हटाने का आदेश देता है। अगर रिपोर्ट में आ गया कि मिसबिहेवियर प्रूफ नहीं हुआ, नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसी जांच में अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि मिसबिहेवियर प्रूफ हो गया है, तभी हट सकता है, नहीं तो लोक सेवा आयोग के किसी मेंबर या किसी अध्यक्ष को, किसी भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को या मेंबर को हटाया नहीं जा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच न कर ली जाए, ठीक है। लिखिए, ठीक है, चलिए। अब ये जांच करना जरूरी है, कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जब जांच करने की जरूरत नहीं भी होगी। पहली चीज देखिए क्या है, A member or chairman may be suspended during the investigation process. ये तो सिंपल सी बात है,
जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक इनको सस्पेंड किया जा सकता है कि भाई अभी आप अपना काम मत करिए, जब जांच पूरी हो जाएगी तब देखा जाएगा। ठीक है। But the president can remove chairman or member from his office even without misbehavior in the following circumstances such as, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जब जो है बिना कदाचार के भी उसको पद से हटाया जा सकता है। वो कौन सी परिस्थिति है? When is declared insolvent, अगर वो सदस्य दिवालिया हो गया है। ठीक है। When he engages in any paid employment outside his office duties, अगर वो जो है किसी सवेतन अन्य काम में लग जाता है, कहीं और नौकरी करने लगते हैं, ये पता चल जाता है, तब भी जो है बिना जांच के उसको हटाया जा सकता है। When in the opinion of president he is not mentally or physically capable of holding his office, अगर राष्ट्रपति की जो है हिसाब से, राष्ट्रपति की राय में वो मेंटली या फिजिकली जो है अपने पद पे रहने के लायक नहीं है, अगर ये 3 कंडीशन हो जाती हैं तो बिना जो है सुप्रीम कोर्ट की जांच के भी जो है उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, लिखिए तुरंत। ठीक है, अब देखिए इतनी तरह की सुरक्षा दे दी गई, और चूंकि ये लोग लोक सेवा आयोग में काम कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग करता क्या है? नौकरी देता है। और भारत जैसे देश में जहां पर जो है नौकरी चाहने वालों की संख्या और नौकरियों की संख्या में बहुत अंतर है। कोई भी फॉर्म निकलेगा, उसमें फॉर्म में सीटें होंगी 1000 और फॉर्म भरे जाएंगे लाखों में। तो ऐसी स्थिति में पहली व्यवस्था क्या की गई कि जो भी मेंबर बन जाए वो सरकार के इन्फ्लुएंस से बाहर रहे। ठीक है। और अब अगला स्टेप क्या करना है? ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करनी है कि वो किसी लालच में न फंसे, किसी अतिरिक्त पोस्ट की। सरकार के इन्फ्लुएंस में सरकार जबरदस्ती कोई काम करवाए, अपनी बात मनवाए, इससे फ्री कर दिया गया। अब सरकार जो है कोई लालच देके अपने पक्ष में काम न करवा ले, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है, ताकि उसके अंदर अपने फ्यूचर को लेके कोई और पद पाने की लालसा कभी उत्पन्न ही ना हो। इसको लेके क्या व्यवस्था की गई ये देखना है। हाँ, प्राइवेट ही है इसमें। ठीक है, कहीं भी उसमें देखिए, सिर्फ इतना शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ? प्राइवेट और सरकारी कुछ तो लिखा नहीं है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है कि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है। सिर्फ ये लिखा हुआ कि लोक सेवा आयोग के अलावा कहीं और वेतन वाला काम कर ले। ठीक है, हमारे यहाँ नौकरी करने, किसी कंपनी में नौकरी कर ले, तब भी जो उसको हटा दिया जाएगा। यानी अगर आप लोक सेवा आयोग के मेंबर या अध्यक्ष हैं तो सिर्फ आपको वही एक काम करना है और कोई काम नहीं करना है। ठीक है। अब रिटायरमेंट के बाद जो है आपको कैसे रहना है ये भी बताया गया है। ये है अनुच्छेद 319 में, प्रोहिबिशन रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय मेंबर्स ऑफ कमीशन व्हेन दे सीजेस टू बी मेंबर्स। आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिबंध। जब वो आयोग के सदस्यता से रिटायर हो जाएंगे तब उनके ऊपर क्या प्रतिबंध है, वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अब अलग अलग तरह के लोग हो गए ना। एक सबसे बड़ी पोस्ट हो गई यूपीएससी का अध्यक्ष, उसके बाद नीचे की पोस्ट कौन है? यूपीएससी के सदस्य। फिर उसके नीचे कौन आया? किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। फिर सबसे नीचे कौन आया? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। अब चारों लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन अलग अलग है। इसको समझने का सबसे मोटा तरीका यह है कि नीचे वाले लोग अपने से ऊपर वाली पोस्ट पे नियुक्त हो सकते हैं।
इसको देखिए कैसे किया गया। जो सबसे ऊपर है वो उसको कहां पोस्टिंग मिलेगी? लोक सेवा का अध्यक्ष सबसे ऊपर है, संघ लोक सेवा का अध्यक्ष, उसको कहीं काम नहीं करना है। अब देखिए क्या लिखा है, द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, आर्टिकल 319 ए। यानी एक बार आप लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन गए तो अब आपको कहीं भी किसी भी सरकारी ऑफिस में नौकरी नहीं करनी है, ठीक है? किसी भी तरह की नौकरी नहीं करनी है, यानी ये एब्सोल्यूट प्रतिबंध है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर। दूसरा देखिए, द चेयरमैन ऑफ अ स्टेट पीएससी मे बिकम चेयरमैन और मेंबर ऑफ द यूपीएससी। अगर किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कोई है तो रिटायरमेंट के बाद यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा का सदस्य बन सकता है या संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर बन सकता है, आर द चेयरमैन ऑफ एनी अदर स्टेट पीएससी, या किसी दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। 3 पोस्ट केवल उसके लिए बची, बट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस। तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, ध्यान से सुनिए, वो लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है या लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या किसी और लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। जैसे यूपी के पीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, या एमपी या बिहार के आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। केवल 3 पोस्ट उनके लिए हैं। क्लियर? आगे चलिए, लिख लिया 319 बी। अगला देखिए क्या है। अब इसके बाद अगले आते हैं यूपीएससी के सदस्य। A member of UPSC may become chairman of that commission, यानी यूपीएससी का मेंबर यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, आर ऑफ एनी स्टेट पीएससी, यूपीएससी का मेंबर या तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन जाए या किसी राज्य पीएससी का अध्यक्ष बन जाए, 2 पोस्ट उसके पास हैं केवल, ठीक है? बट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस। संघ लोक सेवा के मेंबर हैं तो संघ लोक सेवा के अध्यक्ष बन सकते हैं या किसी राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष बन सकते हैं, 2 पोस्ट उनके लिए हैं केवल। अब ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो कोई और काम नहीं कर सकता, ठीक है? किसी राज्य लोक सेवा का जो अध्यक्ष है वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, या किसी और पीएससी का, यानी जिस राज्य में वो अध्यक्ष है उससे अलग किसी राज्य में अध्यक्ष बन सकता है। यूपीएससी का जो मेंबर है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या फिर किसी राज्य पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। 2 पोस्ट है इनके लिए। A member of state PSC may become the chairman or member of UPSC. किसी राज्य लोक सेवा का सदस्य है और यूपीएससी का संघ लोक सेवा का सदस्य भी बन सकता है, अध्यक्ष भी बन सकता है, ठीक है? आर द चेयरमैन ऑफ द सेम और अदर स्टेट पीएससी, तो जिस आयोग का मेंबर है उसी का अध्यक्ष बन सकता है या किसी और आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है? बट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस, किसी और जगह कोई पोस्ट नहीं ले सकता। इन चारों लोगों के लिए एक चीज जानिए, वो अपने से ऊपर वाली पोस्ट पे रीअपॉइंट हो सकते हैं या अपने से बराबर वाली दाएं बाएं की पोस्ट पे हो सकते हैं, किसी और राज्य में जा सकते हैं, ठीक है? रीअपॉइंट उसी पोस्ट पे नहीं हो सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? और नीचे लिखा हुआ है एक नोट, इसको ध्यान दीजिए। द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज नॉट एन अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट, hence a former member of commission can be appointed as governor। ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, हर गोविंद पंत वर्सेस रघुवर तिलक केस 1979। तो आयोग का कोई मेंबर हो, किसी भी आयोग का मेंबर या अध्यक्ष हो, उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष के लिए केवल एक ही पोस्ट बच गई सरकार की, वो कौन सी है? केवल राज्यपाल बन सकता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेंगे वो। लिखिए फटाफट, ये केस जरूर ध्यान रखिएगा।
और क्यों ध्यान रखना है इसको, क्यों याद रखना है इस केस को? एग्जाम में पूछता है ना भैया, तो याद रखना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए याद रखना है। जल्दी करिए। ठीक है, चलिए अब इतना सब कुछ जो है काम हो गया, तो अब देखा जाए, सिलेक्शन भी हो गया, आयोग बन भी गया, तो काम धाम क्या करेंगे ये भी तो जान लें। तो काम किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 320 में, फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग के कित अनुच्छेद 320। तो सबसे बेसिक और पहला काम क्या है इन लोगों का? यूपीएससी विल कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू यूनियन सर्विस एंड स्टेट पीएससी विल कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू स्टेट सर्विसेज। संघ लोक सेवा आयोग संघ के लिए परीक्षाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करेगा, और राज्य लोक सेवा आयोग उस राज्य में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करेगा। ठीक है। If two or more states request the UPSC to assist those states in planning and carrying out joint recruitment for any particular service, the UPSC shall provide such assistance. अगर दो या अधिक राज्य जो है अनुरोध करेंगे कि कोई परीक्षा है, कोई विशेष नौकरी है, इसके लिए एग्जाम कैसे लें, कैसे करें हम काम, हमको जरा बताइए, तो यूपीएससी ऐसी मदद जो है उस राज्यों की करेगा। ठीक है। UPSC or state PSC, as the case may be, is consulted on the following matters. तो परीक्षाओं का आयोजन तो पहला काम हो गया, इसके अलावा भी यूपीएससी और स्टेट पीएससी से कुछ मुद्दों पर राय ली जाएगी। वो मुद्दे कौन से हैं अभी देखते हैं, फटाफट लिखिए। ठीक है। ठीक है, देखिए हम लोग विचार किस चीज पे कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोगों के काम क्या होंगे। तो एक चीज समझ में आ गई कि बेसिक काम क्या है, नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। उसी परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं ना, चाहे लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग ले, चाहे किसी राज्य का लोक सेवा आयोग ले, वही परीक्षा है। तो परीक्षाओं का आयोजन इन आयोगों का बेसिक काम है। ठीक है। संघ में नियुक्ति है तो संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा, राज्य में नियुक्ति है तो राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्ति कराएगा। दूसरे नंबर पे अगर दो या दो से अधिक राज्य रिक्वेस्ट करेंगे कि
इस भर्ती के लिए, इस नौकरी के लिए परीक्षा आयोजन हम कैसे करवाएं, किन किन चीजों की परीक्षा लें, किन किन तरह का इंटरव्यू लें, किस तरह का फिटनेस टेस्ट लें, इसके बारे में हमारी सहायता करिए तो आयोग सहायता भी करेगा। अब कुछ और मामले ऐसे हैं जिसमें उससे परामर्श किया जाना है। नौकरियों से संबंधित कुछ और चीजें हैं जिनमें परामर्श करके ही फैसला करना है। वो मुद्दे कौन से हैं? कुल 6 मुद्दे हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं जिनमें लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी है। पहला, ऑन द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज। सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, कि सिविल सेवाओं में किस सिद्धांत पे, कौन से प्रिंसिपल्स के आधार पर भर्ती होगी, इस पर। ठीक है। दूसरा, ऑन द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड फॉर प्रमोशन इन सिविल सर्विसेज। ये दूसरे वाले को ध्यान से देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। पहले वाले का मतलब है कि अपॉइंटमेंट में कौन से प्रिंसिपल्स को देखेंगे, इसके बारे में सलाह लेंगे। दूसरा है प्रिंसिपल फॉलोड फॉर प्रमोशन इन सिविल सर्विसेज। अगर पदोन्नति होनी है सिविल सेवाओं में तो उसको लेके कौन से सिद्धांतों का पालन होगा। एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर। अगर किसी व्यक्ति का प्रमोशन होना है तो इसमें कौन सा सिद्धांत लगेगा। एक नौकरी से दूसरी नौकरी में ट्रांसफर होना है तब कौन सा सिद्धांत लगेगा। तो सिद्धांतों के बारे में परामर्श लेंगे। एंड द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स देयरऑफ। यही है सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत, कि किसका प्रमोशन होगा तो किस प्रिंसिपल पे होगा, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में ट्रांसफर होगा तो किस प्रिंसिपल पे होगा सिद्धांत, और किस व्यक्ति का प्रमोशन होगा, किस व्यक्ति का ट्रांसफर होगा, उस व्यक्ति की पहचान भी यूपीएससी ही करेगा। समझ गए आप लोग। जैसे उदाहरण देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि आप पीसीएस में सेलेक्ट हो गए, एसडीएम बन गए, तो बहुत सारे लोग एसडीएम बनते हैं। कुछ साल नौकरी करने के बाद वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं आईएएस प्रमोट होने के लिए। तब जब आईएएस प्रमोट होना है तो आईएएस पीसीएस ऑफिसर, कौन सा एसडीएम की पोस्ट पर काम करने वाला व्यक्ति आईएएस प्रमोट होगा, इसमें कौन सा सिद्धांत लगेगा, ये कौन बताएगा? आयोग बताएगा। किस व्यक्ति को जो है राज्य कैडर से निकालकर, राज्य की नौकरी से निकालकर संघ की नौकरी में ट्रांसफर करना है, इस पे कौन सा सिद्धांत लगेगा, आयोग बताएगा। और किस व्यक्ति को पीसीएस कैडर से आईएएस कैडर में जाना, उस व्यक्ति को पहचान कौन करेगा, आयोग ही करेगा। यानी यूपीएससी जब तक जो है किसी की उपयुक्तता को देख नहीं लेगा, चेक नहीं कर लेगा, राज्य सेवा से आप अखिल भारतीय सेवा आईएएस में प्रमोट नहीं हो सकते हैं। तो नियुक्ति भी आईएएस में कौन करेगा, यूपीएससी करेगा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यरत कर्मचारी को अगर आईएएस कैडर में जाना है, आईएएस की तरफ प्रमोट करना है, तो उस व्यक्ति वो उपयुक्त है कि नहीं है, इसकी भी पहचान यूपीएससी ही करेगा। क्लियर हो गया ना। बिना उसकी सलाह के किसी को आईएएस में प्रमोट भी नहीं किया जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो सिद्धांतों के प्रश्न पर भी और व्यक्ति की उपयुक्तता, कौन पात्र है कौन अपात्र है, इसकी पहचान के लिए भी आयोग से सलाह ली जाएगी। क्लियर हो गया इतनी बात। ऑन द डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स। किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है तब भी जो है लोक सेवा आयोग की राय ली जाएगी। ठीक है। अगर वो संघ की सेवा में है तो संघ लोक सेवा आयोग से, अगर राज्य की सेवा में है तो राज्य लोक सेवा आयोग से सलाह लेकर ही डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। On claims of such expenses incurred by public servants as a result of any legal action initiated against them for any work done by them as public servants. जब आप नौकरी में लगते हैं, नौकरी करते हैं, तो आप एक लोक सेवक की तरह काम करते हैं। हो सकता है कोई ऐसी घटना घट जाए जिसके कारण आपके ऊपर मुकदमा चले और उस मुकदमे का हर्जाना देने का आदेश हो जाए। तो अब वो हर्जाना जो है कौन देगा, कैसे देगा, सरकार का उसमें हिस्सा क्या होगा,
ये डिसाइड कौन करेगा? हमारा आयोग करेगा। देखिए इसको, किसी कार्य के विरुद्ध प्रारंभ किसी विधिक कार्रवाई के कारण उसको उठाना पड़ रहा है। अगर कोई केस हो गया कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को 5 लाख रुपए हर्जाना दिया जाए, तो हर्जाना कौन देगा? वो काम करने वाला अफसर देगा कि सरकारी खजाने से दिया जाएगा? ये डिसाइड होगा आयोग द्वारा। ठीक है, आयोग ये देखेगा कि वो उसकी नीयत कैसी थी, गलती जानबूझकर की गई है कि गलती से हो गई है। अगर सरकारी काम करते समय कोई सजा किसी को हो गई हर्जाने की, रुपए पैसे का कोई फाइन लग गया, तो रुपया पैसा उससे व्यक्तिगत हैसियत में उसको देना पड़ेगा कि सरकार को देना होगा? ये डिसाइड कौन करेगा? आयोग करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? लिखिए फटाफट। चलिए, दो चीजें और हैं, वो भी देखिए। On any loss suffered by any person while acting as public servant, on any claim for pension or any question as to the amount, लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में, पेंशन के किसी दावे पर या रकम विषयक प्रश्न पर। अगर लोक सेवक कोई काम कर रहा है, उसको खुद ही कोई नुकसान हो गया, उसको खुद क्षति हो गई, शारीरिक क्षति हो गई या नौकरी की कोई दिक्कत हो गई, तो उसको पेंशन क्या बढ़ाकर मिलनी चाहिए, कम मिलना चाहिए, उसको कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए, इसका फैसला कौन करेगा? लोक सेवक से परामर्श के बाद ही किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी राय लेंगे। अगली चीज देखिए, एनी अदर मैटर टू विच द प्रेसिडेंट और गवर्नर एज द केस में बी डायरेक्टेड हिम, कोई और भी मामला अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति आयोग को देते हैं तो उस पर भी वो काम करेंगे। ठीक है, ये 6 काम हैं बिना आयोग की सिफारिश के, बिना आयोग के परामर्श के राष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं करेंगे। किसी की पेंशन, किसी की क्षतिपूर्ति, किसी के न्यायालय आदेश की पूर्ति कहां से होगी, व्यक्तिगत रूप से देगा कि सरकार को देगा, ये सब। कोई भी आदमी का प्रमोशन होगा, एक सेवा से दूसरी सेवा में कौन से सिद्धांत देखे जाएंगे, वो व्यक्ति उपयुक्त है कि नहीं उपयुक्त है, यानी व्यक्ति की पहचान भी कौन करेगा? आयोग ही करेगा। ये सारे काम बिना आयोग से पूछे नहीं किए जाएंगे। लेकिन भारत का संविधान है, सब देने के बाद क्या लिखा होगा? बट। तो अब देख लीजिए, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट इन रिलेशन टू द यूनियन एंड गवर्नर इन रिलेशन टू द स्टेट may make regulation specifying those matters in which consultation with the Public Service Commission will not be necessary. ये सारी चीजों में नेसेसरी है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल चाहें तो उन विषयों को लिखकर बता सकते हैं, नियम बना सकते हैं जिसमें लोक सेवक से परामर्श नहीं लिया जाएगा। इसकी भी व्यवस्था हमारे संविधान में है। बहुत सारे ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें सरकार चाहेगी कि जो है हम खुद ही फैसला करें, लोक सेवक से परमिशन न लें। तो अगर ऐसा किसी रेगुलेशन में होगा तो ये भी किया जा सकता है। बस शर्त क्या है? These regulations shall be laid before Parliament or the state legislature for not less than 14 दिन, 14 days। जो भी ऐसे नियम बनाए जाएंगे जिसमें लोक सेवक से परमिशन की जरूरत नहीं है, सरकार को अपनी मर्जी से काम करना है, ये रेगुलेशन कम से कम 14 दिन तक जो है संसद में या राज्य विधानमंडल में रखे जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए।
अब देखिए आर्टिकल 321 में क्या लिखा है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में असाइन एडिशनल टास्क टू यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एज केस में भी, यानी हमारी संसद और राज्य विधानमंडल जितने काम संविधान में दिए हैं इसके अलावा और भी काम उसको दे सकते हैं। ये किस में है? आर्टिकल 321 में। आर्टिकल 322 में क्या है? द एक्सपेंसेज ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी चार्ज्ड ऑन यूनियन और स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। लोक सेवा आयोगों के व्यय संघ या राज्य संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है, अब ये बताइए इसका क्या मतलब है? चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। क्या नहीं कर सकता? वोट नहीं कर सकता। अच्छा, अगर कोई भी खर्च कंसोलिडेटेड फंड पे या संचित निधि पर भारित हो जाता है, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड हो जाता है, इसका मतलब है कि जो लेजिस्लेचर है उस पर चर्चा कर सकती है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकती है, यानी उसको हटा नहीं सकती, उसको देने से मना नहीं कर सकती है। तो यूपीएससी को और आयोग को जो है दबाव से बचाने के लिए कि संसद के दबाव में भी ना रहे, ये किया गया कि जो भी उसका खर्च होगा वो संचित निधि से करना ही पड़ेगा, इसमें संसद कमी नहीं कर सकती। ठीक है, अगली चीज लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। आर्टिकल 323, it is the duty of union and state public service commission to submit annually the report of the work done by them to the president or the governor। यानी हर वर्ष जो है अपने किए गए कामों के बारे में रिपोर्ट जो है आयोग, लोक सेवा आयोग राज्य का हो या संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को अपनी एक रिपोर्ट देंगे हर साल। ठीक है, on receipt of such report, the president or the governor causes it to be laid before the parliament or the state legislature। जब ये रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को मिलेगी तो उसको कहां रखवाएंगे? विधानमंडल के सामने रखवाएंगे। राज्य की अगर बात है, राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्य विधानमंडल के सामने रखवाएंगे। अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात है तो पार्लियामेंट में रखवाएंगे, संसद में रखवाएंगे। और उस रिपोर्ट के साथ एक चीज और रखवाएंगे, वो क्या होगा? इट also gives reasons for those cases in which the recommendation of the Public Service Commission has not been accepted। इसमें उन मामलों का वर्णन होगा और कारण भी होगा जिसमें आयोग की सिफारिश नहीं मानी गई है। तो एक चीज आप जानकर रखिए, आयोग जो भी नियुक्ति करता है, जिसको भी काम करने को कहता है, सब सिफारिश होती है, सरकार चाहे तो नहीं भी मान सकती है। बस प्रेशर क्या है कि जो सिफारिश वो नहीं मानेगी, क्यों नहीं मानी, इसका कारण उसको लेजिस्लेचर को बताना पड़ेगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, लिख लिया ना? तो आयोग हो गया खत्म, सर्विसेज हो गई खत्म। अब लिखिए राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज।
ऑफिशियल लैंग्वेज। और आप लोग पहले ही एक बात जान लीजिए, संविधान में राष्ट्रभाषा कहीं नहीं दिया है, ठीक है, केवल राजभाषा के बारे में सारी बात है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज लिटरली मींस दैट लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल वर्क, सरकारी कामकाज की जो भाषा है उसी को कहते हैं राजभाषा। Therefore, the language which is used for official works of the country is called official language. अतः जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। जो लैंग्वेज सरकार के कामकाज के लिए यूज होती है उसको राजभाषा कहते हैं। अब इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बहस चली थी और संविधान सभा में जो बहस थी उसका लब्बे लुआब क्या था, वो ये था कि भारत में अब कौन सी भाषा चलनी चाहिए, जनता की भाषा चलनी चाहिए कि शासकों की भाषा चलनी चाहिए। एक चीज तो क्लियर है कि अगर देश में, अब जिस देश में रह रहे हैं वहां के लोगों की भाषा में सारा काम होना चाहिए, और ये ऐतिहासिक रूप से भी हमेशा होता रहा है। क्या होता रहा है, जिसके हाथ में सत्ता रही है उसकी ही भाषा लागू रही है। पहले जब यहाँ के लोगों की सत्ता थी तो राजभाषा हिंदी थी, संस्कृत थी, उस समय जो बोली जाती थी वो सारी भाषाएं थी। जब मुसलमान बाहर से आए, फारसी लैंग्वेज लाए, तो फारसी हो गई राजकाज की भाषा। तभी तो एक कहावत बनी होगी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हर पढ़े लिखे को फारसी तो पता ही होगी, लेकिन ये 300-400 साल पहले की बात थी। आज तो हिंदुस्तान में जितने भी पढ़े लिखे हैं शायद ही किसी को फारसी आती हो। तो कहने का मतलब है कि फारसी इसलिए राजभाषा थी क्योंकि फारसी बोलने वालों का शासन था। फिर आए अंग्रेज, तो अंग्रेज आए तो अपने साथ अंग्रेजी लाए, अब उनका शासन था तो उन लोगों ने अंग्रेजी की। अब लोकतंत्र में भारत के लोगों का शासन है। शासन किसका है, भारत के लोगों का शासन है। तो अब आप लोग सोच, हमको खोद के बताइए कि राजभाषा कौन सी होनी चाहिए, भारत के लोगों की भाषा होनी चाहिए कि भारत के 3% लोग जिसको बोलते हैं उसकी भाषा होनी चाहिए। भारत के लोगों की भाषा होनी चाहिए ना, अगर सत्ता हमारी है। लेकिन कंडीशन क्या है, राजभाषा तो बना दिया गया हिंदी को, लेकिन साथ ही साथ ये लिख दिया गया कि अंग्रेजी में भी काम होता रहेगा, और ये अंग्रेजी में भी काम होता रहेगा। इसने किस तरह से जो है कांड किया है, यही आज हम लोगों को देखना है। और आज की कंडीशन क्या है, भारत में किसी भी सर्वे को देखेंगे आप तो भारत में कम से कम 46% के आसपास लोग ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा पहली लैंग्वेज हिंदी है। इसके अलावा 15% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी सेकेंड लैंग्वेज जो है हिंदी है। सेकेंड लैंग्वेज का मतलब, जैसे पंजाब, वहां के लोग बड़े आराम से पंजाबी बोलते हैं, हिंदी भी जानते हैं। जैसे गुजरात, गुजराती वहां की भाषा है लेकिन हिंदी भी जानते हैं। मराठी, महाराष्ट्र चले जाइए, हिंदी भी जानते हैं, मराठी भी बोलते हैं, है ऐसी बात। उड़ीसा चले जाइए, वहां भी यही कंडीशन है। यहां तक कि आप असम की तरफ चले जाइए, वहां भी ज्यादातर जगहों पे हिंदी खूब आराम से बोली जाती है, असम और आसपास के एरिया में, और आसामीज भी चलती है। यानी वहां सेकेंड भाषा के रूप में हिंदी हर जगह मौजूद है। तो अब अगर कोई भाषा देश के 60% के आसपास लोग बोल रहे हैं तो राजभाषा किसको होना चाहिए, कोई बहस होनी चाहिए इस पर, नहीं होनी चाहिए। तो देश की राजभाषा तो हिंदी को होना ही चाहिए। इसके अलावा अलग अलग प्रदेश हैं जहां पर फर्स्ट लैंग्वेज कोई दूसरी है। तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटका में कन्नड़ है, कहीं मलयालम है, कहीं पे जो है उड़िया है, इनको भी वो सम्मान मिलना चाहिए। तो सारा क्लैश किसमें होना चाहिए, भारत की भाषाओं में होना चाहिए। तो आपस में भारत की भाषाओं को बोलने वाले लोग लड़े, और इस लड़ाई में फायदा किसने उठाया, तीसरे ने उठाया, अंग्रेजी ने उठाया। हमने कहा कि हम अपने यहाँ हिंदी करेंगे, उसने कहा कि नहीं हम अपने यहाँ तमिल करेंगे। तो लड़ाई हो रही है इंडियन लैंग्वेज की, और फायदा किसका हो रहा है, एक फॉरेन लैंग्वेज का हो रहा है। सोचने वाली बात है कि नहीं है।
आज जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, 3-4 साल की उम्र में कोई बच्चा जाता है, तो बिना कुछ भी पढ़े लिखे उसके घर में अगर हिंदी बोली जा रही है, तो हिंदी के कॉम्प्लेक्स वाक्य, कठिन-कठिन वाक्य बनाना वो सीख जाता है। हमको ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, हमको वो दे दो, ये मेरा है, ये तेरा है, हर एक चीज़ जो है वो सीख जाता है। उसके बाद वो जाता है स्कूल में तो क्या होता है? अब वहां पर उसको पढ़ना है गणित, वहां पर उसको सीखना है साइंस। वहां पे वो सीखना क्या शुरू करता है? सबसे पहले तो यही सीखना शुरू करता है कि एक बाहर की भाषा आई हुई है, एबीसीडी पहले सीखो कि ये क्या होता है, कहाँ पे गो लगाना है, कहाँ गोज लगाना है, कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे आई लगाना है। जबकि अपनी भाषा में 80% उसका ज्ञान व्याकरण का अपने आप हो चुका होता है 4-5 साल की उम्र में। 5 साल का बच्चा हर एक चीज अपनी भाषा में बता देता है कि नहीं? उसको सिखाना पड़ता है कि जाता हूं कि जाती हूं, स्वाभाविक रूप से वो सीख जाता है ना। खाता हूं कि खाती हूं, चलता हूं कि दौड़ता हूं कि भागता हूं, कौन सा बहुवचन है, कौन सा मतलब एक वचन है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, उसका 80% भाषा का ज्ञान अपने आप अपने घर में ही हो जाता है। स्कूल जाता है तो उसके जीवन का शुरुआती समय का शुरू के 5-6 साल यही समझने में लग जाता है कि हर चीज को हम कैसे अंग्रेजी में बदलें। तो क्या ये एक आदर्श व्यवस्था है? नहीं है आदर्श व्यवस्था। लेकिन फिर भी इस तरह के आपसी मतभेद रहे कि इसके कारण से कैसे कैसे अंग्रेजी जो है लागू रही, ये चीज अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, द डिबेट ऑन क्वेश्चन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस फ्रॉम 11 सितंबर 1949 टू 14 सितंबर 1949 and the rules committee of the constitutional assembly gave its decision in favor of hindi। तो 14 सितंबर तक बहस चली, 11 से सितंबर से लेके, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पक्ष में फैसला हो गया। ठीक है, यह फैसला हुआ था मुंशी अयंगर फार्मूले के हिसाब से, विचार विमर्श करके जो फार्मूला उन्होंने बनाया था उसके हिसाब से फैसला हुआ था। हिंदी वाज कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन 14 सितंबर 1949। तो संवैधानिक रूप से हिंदी को भारत की राजभाषा जो है 14 सितंबर 1949 को मान लिया गया था। ठीक है, इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतना चीज लिख लिया आप लोगों ने। पार्ट 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 43 टू 351 डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज। जो 17वां भाग है संविधान का, वो राजभाषा से संबंधित है। इसमें पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 349, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन विल बी हिंदी एंड द स्क्रिप्ट विल बी देवनागरी एंड द फॉर्म ऑफ नंबर्स विल बी द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन नंबर्स। आर्टिकल 343(1) संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा। ठीक है, जैसे हिंदी में अंक ऐसे जैसे हम लोग 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं ना, 4, और हिंदी में कैसे लिखा जाता है? 1 2 3 4, ये था ना। तो लैंग्वेज तो यही रखी गई कि भाषा यही होगी, लिपि देवनागरी होगी, लेकिन नंबर जो है अंग्रेजी वाले अपना लिए गए जो इंटरनेशनल हैं। ठीक है, तो ये है हमारी भाषा। क्लियर है इतनी बात? For the period of 15 years from the commencement of this constitution, English will continue to be used for all those official purposes for which it being used earlier। क्या लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। और कब तक होता रहेगा? 1965 तक, 15 साल तक। किन कामों के लिए? जिन कामों के लिए पहले से हो रहा है। क्लियर? तो 15 वर्ष का टाइम दिया गया कि इस 15 वर्ष में हमको हिंदी में काम करना सीखना है। ठीक है, और 15 वर्ष तक सारा काम अंग्रेजी में होता रहेगा। अगली चीज देखिए क्या है। अगला प्रावधान है, द प्रेसिडेंट मे ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑथराइज
use of Hindi language in addition to the English language for any of the official purpose of union. Proviso of Article 302. राष्ट्रपति इस अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकेगा। जैसे कहा गया कि 15 साल तक सारे काम अंग्रेजी में होते रहेंगे, इसी बीच में अगर राष्ट्रपति चाहें तो कुछ कामों के लिए केवल हिंदी को भी लागू कर सकते हैं। ये व्यवस्था संविधान में दे दी गई थी। ठीक है। पार्लियामेंट में एक्सटेंड द पीरियड ऑफ यूज ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन बियॉन्ड 1965। ये भी बड़ा जरूरी था इन लोगों के लिए। क्या लिखा इन लोगों ने कि अगर संसद चाहे तो अंग्रेजी को 1965 के बाद भी जारी रख सकती है। ये किसके ऊपर है? पार्लियामेंट के ऊपर है। तो अब पार्लियामेंट क्या की ये भी देख लेते हैं। 2 बार में हुआ, और जो दूसरा संशोधन हुआ उसने साबित कर दिया, उसने इसे फिक्स कर दिया कि अब अंग्रेजी इस भारत से कभी नहीं जाएगी। पहली चीज क्या हुई? बाय ये कहा है ना कि ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कर सकती है संसद। By enacting Official Language Act 1963, the Parliament made a provision that from 26 January 1965, Hindi will remain the official language of the Union. तो 63 में ये कानून बनाया गया कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी भारत की राजभाषा हो जाएगी। ठीक है। But from that time onwards, apart from Hindi, English will also be used equally for all the purposes of the Union subsequently. मतलब क्या हुआ कि हिंदी तो राजभाषा हो जाएगी फिक्स, अब इस पे बहस खत्म हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी चलता रहेगा। और जैसे ही ये कानून पास हुआ, युद्ध, लड़ाई, दंगा सब शुरू हो गया। दंगा किस लिए शुरू हुआ? गैर हिंदी प्रदेशों में। जहां हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनको अपनी भाषा तो मिल गई कि हिंदी में कोई लेटर लिखेंगे सरकार वो करेगी। अब साउथ के लोगों ने कहा कि हम तमिल में लिखेंगे तो नहीं मानेंगे आप। क्यों नहीं लिखेंगे? हम कन्नड़ में लिखेंगे तो क्यों नहीं पढ़ेगा कोई? हमको अंग्रेजी में लिखना होगा, वो लोग अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखेंगे। ये तो बेईमानी है। और एक न एक दिन जो है, डर किस चीज का था? जनसंख्या उत्तर भारत में ज्यादा है, हर 10 साल में परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी। एक न एक दिन ऐसा हो जाएगा कि उनके सांसद इतने ज्यादा होंगे कि इसको ही बदल देंगे, वो कहेंगे अंग्रेजी में नहीं होगा। और भाषा को लेकर जो संघर्ष होता है वो बहुत भीषण होता है। भीषण संघर्ष में समझ रहे हैं? लैंग्वेज जो होती है ना, भाषा के नाम पर जो है कितने काम हुए हैं, आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस तब समझेंगे जब पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर, पूरी दुनिया की रेस, पूरी दुनिया का नेशन, देश ज्यादातर जो है भाषा के आधार पर बने हुए हैं। इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलने वाले, फ्रांस में फ्रेंच बोलने वाले, स्पेन में स्पेनिश बोलने वाले। भाषा वो चीज है जो हमारी नसों में बहती है, इससे कोई समझौता करने को तैयार नहीं होता है। जब भारत का गठन हो गया, संविधान लागू हो गया, तो राज्यों का पुनर्गठन करना था। राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, लेकिन इस कदर विरोध हुआ कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ भारत में भाषाओं के आधार पर कि एक भाषा बोलने वाले एक प्रदेश में रहेंगे। अब इतना इंपॉर्टेंस अगर भाषा का है तो ये वाला कानून दक्षिण वाले क्यों मानेंगे? उनके पास हमेशा इस बात का डर होगा ना कि पता नहीं किस दिन ये वाला जो है डिलीट हो जाएगा, तो हमको अंग्रेजी छोड़ के, अपनी भाषा छोड़ के हिंदी सीखनी पड़ेगी। भारत सरकार को लेटर केवल हिंदी में लिखने का नियम बन सकता है, क्योंकि चाहिए क्या? अभी भी आप देख लीजिए, अगर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इस तरह के जो देश हैं, इस तरह के जो प्रदेश हैं, इसके सारे सांसद जो है अड़ जाएं कि हिंदी ही होनी है, तो उनका नंबर है कानून बनाने लायक। ये केवल इन प्रदेशों के लोग मिलके ही लैंग्वेज को में से अंग्रेजी को हटा सकते हैं, केवल हिंदी कर सकते हैं। तो ये डर हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा? और दूसरी दिक्कत क्या हुई?
जो मुंशी आयंगर फार्मूला था, इसमें दोष केवल दक्षिण का नहीं है, उतने ही दोषी हम लोग भी हैं, उत्तर भारत के लोग भी हैं। वो कैसे? मुंशी आयंगर फार्मूले में ये तय हुआ था कि 3 भाषाएं हर बच्चा पढ़ेगा। अभी आज ही बताएंगे हम, 3 भाषाएं पढ़ेगा। इसमें कौन सी भाषा होगी? एक होगी हिंदी, दूसरी होगी इंग्लिश, और तीसरी भाषा उत्तर भारत के लिए होगी दक्षिण भारत की कोई भाषा। ठीक है? और यही चीज जब साउथ में जाएगी तो साउथ के लोग पढ़ेंगे अपनी कोई भाषा, इंग्लिश और हिंदी, 3 पढ़ेंगे। साउथ के लोग मोटा मोटा इस पे तैयार हो गए थे, लेकिन हम लोग क्यों तैयार होंगे? हमारे पास तो संख्या बल है। और क्या सिद्धांत था? हर समस्या का हमारे पास हल है, और इस हल में हमारे संख्या का बल है। जब ये विचार आ जाता है, तब फिर साथ लेके चलने की बात ही खत्म हो जाती है। हम लोगों का, यहाँ के लोगों ने कहा ये क्या, अगर ये साउथ वाली तमिल पढ़ेंगे हम तो हमारी संस्कृत का क्या होगा? हम तो पढ़ेंगे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, हम ना पढ़ेंगे तमिल तेलुगु। तो दक्षिण वाले क्या बोले? ठीक, मत पढ़ो हिंदी, मत पढ़ो तमिल तेलुगु, मत पढ़ो हमारी भाषा, हम भी नहीं पढ़ेंगे हिंदी। आओ फिर बराबरी पे बात हो जाए। इसलिए विवाद और बढ़ता गया, और जब विवाद बढ़ता गया तब फिर आया एक कानून जिसने इस मामले को जड़ से ही खत्म कर दिया बिल्कुल। वो देखिए क्या है। By the Official Language Amendment Act 1967, it was provided that to end the use of English language, अगर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज खत्म करना है, a resolution will have to be passed by the legislative assembly of all such states. इस पे ध्यान दीजिए, all such states which have not adopted Hindi as their official language. यानी अगर इंग्लिश को खत्म करना है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, तो ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा जो हिंदी को अपनी राजभाषा नहीं माने हैं, एक संकल्प पारित करना होगा। ठीक है? आफ्टर दिस द रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद वही संकल्प संसद की दोनों सदनों में पारित होना होगा। Only if this is done, English can be removed from co-official language. अगर सभी राज्य जो हिंदी को ऑफिशियल भाषा नहीं माने हैं, वो प्रस्ताव पारित करें कि अंग्रेजी को हटाया जाए, फिर वही प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पारित हो, तब अंग्रेजी हट सकती है। और इस संशोधन ने क्या फिक्स किया? दैट इज, if even a single non-Hindi speaking state wants, then English will be remain the official language indefinitely. यानी आल लिखा है ना, जब तक हर एक जो है नॉन हिंदी राज्य से रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाएगा, तब तक हो नहीं सकता। इसका मतलब जब तक एक भी राज्य चाहेगा, इंग्लिश हमेशा जो है भारत में बनी रहेगी। हो गया फैसला। ये होती है राजनीति, और ऐसे होता है चीजों का फैसला। हम लोग लड़ किसके लिए रहे थे? हिंदी, तमिल, कन्नड़, उड़िया, आसामी, मराठी, पंजाबी के लिए। और जीत कौन गया? जीत गई अंग्रेजी। तो आपसी झगड़े में फायदा किसका होगा? बाहर वालों का ही होगा। और हो गया फायदा। अब देख लीजिए, यही हुआ ना, संसद ने एश्योर कर दिया साउथ के लोगों को कि जब तक आप लोग खुद नहीं चाहेंगे, अंग्रेजी हमेशा चलती रहेगी, आपको हिंदी सीखने की जरूरत नहीं है। ये नौबत आई क्यों? क्योंकि त्रिभाषा फार्मूला में हम लोग वहां की भाषा सीखने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि हमको संस्कृत तो सीखना ही सीखना है, बिना संस्कृत के तो हमारा काम चलेगा नहीं। हाँ, तमिल तेलुगु नहीं सीखेंगे हम, और कहेंगे क्या कि तुम भी कहो कि तुम भारत के हो, तुम हिंदी सीखो। तो लोकतंत्र में ऐसे फैसला थोड़ी होता है कि हम संख्या में ज्यादा हैं तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। हमने पहले ही दिन बताया था कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि जो बहुमत में है वही सारे फैसले करेंगे। डेमोक्रेसी की एक बुराई यही है ना कि 51% लोग मिलकर 49% पे अपनी इच्छाएं लाद सकते हैं। इससे ऊपर बढ़ना ही डेमोक्रेसी है असली, जब सबकी बात सुनने का मौका हो आपके पास।
सबको अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इस संशोधन ने ये फिक्स कर दिया कि अंग्रेजी अब जो है हमेशा बनी रहेगी। आगे चलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, Article 344. The President will appoint the Official Language Commission on the expiry of 5 years from the commencement of Constitution and every 10 years thereafter. राष्ट्रपति राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान लागू होने के 5 वर्ष पे करेंगे और उसके बाद हर 10वें साल पे करेंगे। ठीक है। It will be constituted of chairman and members of representing the language given in the 8th schedule. इस आयोग में एक अध्यक्ष होंगे और 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई है उसके भी प्रतिनिधि होंगे। ये लोग मिलकर एक राजभाषा आयोग बनाएंगे, राष्ट्रपति अनुच्छेद 344 में। ठीक है। अगली चीज देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब आयोग बन जाएगा तो साथ ही साथ संविधान में लिखा हुआ है कि एक संयुक्त संसदीय समिति भी होगी संसद में। आर्टिकल 344(4). There is a provision for formation of 30 member joint parliamentary committee. It includes 20 members of Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. इस आर्टिकल में लिखा है 344(4) में कि राजभाषा के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति भी होगी जिसमें 20 मेंबर लोकसभा के होंगे, 10 मेंबर राज्यसभा पे होंगे। ठीक है। द कमेटी एग्जामिन द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड सेंड इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन गिव एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन टू इम्प्लीमेंट सच रिकमेंडेशन। जो भी राजभाषा आयोग गठित हुआ उसकी रिकमेंडेशन आई, उसका यह कमेटी अध्ययन करेगी और रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगी और राष्ट्रपति उसके आधार पर अपना काम करेंगे। ठीक है। तो एक आयोग गठित होगा राष्ट्रपति द्वारा और दूसरा क्या होगा, उसकी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति भी होगी जो रिपोर्ट पर विचार करके और राष्ट्रपति को बताएगी कि ये कदम उठाए जाने चाहिए। राष्ट्रपति को जो जरूरी लगेगा वो कदम उठाएंगे। अस्थायी राजभाषा आयोग, परमानेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। The first official language commission had recommended the appointment of 2 permanent commission for development of terminology. भाषा का विकास करने के लिए, भाषा में शब्दों का विकास करने के लिए जो पहला राजभाषा आयोग था उसने 2 कमीशन बनाने को बोला था। ठीक है। कौन कौन सी वे बन गई 1961 में 2 आयोग बनाए गए थे जो भाषा का विकास के लिए उसकी शब्दावली का विकास कर रहे थे। ठीक है। In 1976, these were abolished and Scientific and Technical Terminology Commission was formed. 61 में बनाए गए दोनों कमीशन, 76 में वो खत्म करके एक कमीशन बना दिया गया। वो क्या था, यहाँ पे नाम है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। ये आयोग अभी भी चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में। ठीक है। तो ये आयोग क्या करता है, ऐसी चीजें जिनके लिए शब्दावली हिंदी में नहीं है उसकी शब्दावली का विकास करता है। क्लियर हो गया इतनी बात। आगे चलिए। प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेज के लिए क्या है, आर्टिकल 345 प्रोवाइड्स दैट द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे अडॉप्ट एनी वन or more of the languages used in the state or Hindi as the language to be used for official purpose of the state. राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रचलित भाषाओं में से कोई एक या 2 या हिंदी को अपनी राजभाषा बना सकती है। यानी राज्य के अंदर कौन सी भाषा चलेगी ये डिसाइड कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। ठीक है। बट अंटिल दिस हैपन इंग्लिश विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। ये तो हर में रहेगा क्योंकि एक्चुअल में सत्ता जनता को तो मिली नहीं है, सत्ता मिली है जनता के ऊपर के जो क्रीम लोग हैं उनको। इंग्लिश भारत में मुश्किल से 1.5% लोगों की मातृभाषा है। इन 1.5%, बस प्रॉब्लम यह है कि ये 1.5% लोग जो है सबसे ऊपर तबके के हैं। तो 98.5% जनता इन लोगों की भाषा सीखती है, जबकि होना क्या चाहिए,
इन लोगों को जनता की भाषा सीखनी चाहिए। ये है हमारे यहाँ का लोकतंत्र। देखिए, हंसिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी असली शर्म की बात आएगी आगे, जब सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना है, हम अपनी भाषा में उसमें मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। शर्म आ रही है? किसका उच्चतम न्यायालय है? हमारे देश का उच्चतम न्यायालय है ना। हम अपनी भाषा में उसमें लेटर नहीं लिख सकते हैं, जज साहब पढ़ेंगे ही नहीं, जज साहब अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो पैदा ही अंग्रेज हुए थे, वो अंग्रेजी में ही हंसेंगे, हिंदी में नहीं हंस पाएंगे। क्या करेंगे आप? ये लोकतंत्र है कि मजाक है लोकतंत्र का? आगे बढ़िए और देखिए क्या है। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी गाड़ियों के चक्कर में कहां पड़ी हैं, वो तो कुछ नहीं है। अभी देखते रहिए, आगे आगे सामने आ रहा है एक एक करके। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 9 स्टेट। फिलहाल अभी की डेट में 9 राज्यों में हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। यूपी, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। अपार्ट फ्रॉम दिस नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार हैव मेड हिंदी द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। इन राज्यों में दूसरी राजभाषा है। ठीक है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इज इंग्लिश। यही याद करने की जरूरत है, यही पूछा जाता है बार बार। 3 ऐसे राज्य हैं जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। कौन से हैं? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे आश्चर्यजनक बात बताएं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी, गुजराती। लाला लाजपत राय, पंजाबी। बी आर अम्बेडकर, मराठी। सुभाष चंद्र बोस, बंगाली। हम तो यही नहीं समझ पाते कि हिंदी वाले क्या कर रहे थे। जब नान हिंदी सारे जो है हिंदी को बनाने के लिए उतारू थे, तो हम लोग किस लिए जो है मतलब अपना दबाव, कौन सा दबाव महसूस कर रहे थे? बंगाली भी तो समृद्ध भाषा है। जवाहरलाल नेहरू, अरे वो क्या बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस क्यों जो है नहीं कह रहे थे कि जो है बंगाली को बनना चाहिए राष्ट्रभाषा? नहीं कह रहे थे ना। गुजराती के लिए महात्मा गांधी नहीं कह रहे थे, सरदार पटेल नहीं कह रहे थे, सावरकर मराठी, वो भी हिंदी के पक्षधर थे। तो हमारे पास तो 80% भारत था, तब भी क्यों इतना बुरी कंडीशन हो गई? बुरी कंडीशन के हम ही लोगों का दोष है। हमको सबको आगे लेके चलना चाहिए था। हम लोगों को उदार हृदय से दक्षिण की कोई भाषा अपनानी चाहिए थी, जो आज भी हम अपनाने को तैयार नहीं है। जो 2020 का आया है नई शिक्षा नीति, उसमें भी सब कुछ यही कहा गया है कि त्रिभाषा फार्मूला होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। उसके बाद फिर नीचे एक लाइन और लिख दी गई है, वो भी आज देख लीजिएगा। यानी सुधरने के बाद भी हम सुधरने को तैयार नहीं है। हमने ये फिक्स कर लिया है कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको हिंदी का भला करना ही नहीं है। हमको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि हिंदी का भला तब होगा जब और भारतीय भाषाओं का भी भला होगा। जब तक हम अंग्रेजी पर ही डिपेंड रहेंगे, हिंदी का कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए आगे चलिए। According to Article 346, the language authorized for official purpose in the Union will be the language of communication between one state to another state or between Union and a state. 346 में लिखा हुआ है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बातचीत करने का और एक स्टेट से केंद्र के बीच, सेंटर से बातचीत करने का माध्यम कौन होगा? वही भाषा होगी जो सेंटर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और सेंटर की ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन सी? हिंदी या अंग्रेजी। या तो हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में लिखिए। क्लियर? But 2 or more states can make an agreement among themselves and accept Hindi as the language of communication. अब ये उस समय की बात है जब 65 से पहले,
ठीक है ना, जब पूरी तरह से लागू नहीं हुई थी हिंदी, तब ये था कि अगर दो राज्य आपस में चाहें तो हिंदी को भी अपना सकते हैं आपसी बातचीत में। ठीक है। एट प्रेजेंट यूज ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इज अलाउड फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द यूनियन। यानी यूनियन से अगर बात करनी है, संघ से किसी भी राज्य को बात करनी है, तो या तो इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए। ठीक है। एक और चीज देखिए, अंडर आर्टिकल 347, if the president is satisfied that the substantial part of the population of a state wants any language spoken by the state to be recognized by the state, he can direct that language to give official recognition. अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग चाहता है कि उसकी भाषा को रिकॉग्निशन मिले राज्य की लैंग्वेज बनाने के लिए, राज्य की राजभाषा के रूप में, तो राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे सकता है। जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर मांग होती है कि मैथिली को भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए, तो बिहार सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि मैथिली को भी राज्य की भाषा बनाई जाए। ठीक है। ये किसमें है? आर्टिकल 347 में। आर्टिकल 348, अनलेस द पार्लियामेंट मेक्स प्रोविजन बाय लॉ और अदरवाइज। अब कानून की और कोर्ट की भाषा के बारे में भी होगा। तो जब तक जो है पार्लियामेंट कानून नहीं बनाता है, all proceedings of supreme and high court shall be in English language. जब तक संसद कानून नहीं बनाएगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सारा काम अंग्रेजी में होगा। एंड bills and proposed amendments introduced in parliament and state legislature, act passed by them, all ordinances, authorized taxes of all rules, regulation and bylaws will be in English language. जब तक संसद कानून नहीं बनाती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। सारे बिल, सारे संशोधन, सारे कानून, सारे अध्यादेश, हर चीज का जो ऑथराइज्ड जो लैंग्वेज होगी, ऑथराइज्ड चैप्टर होगा, वो जो है अंग्रेजी में ही होगा। अगर संसद कानून बना देगी तब हिंदी का प्रवेश होगा। जब तक कानून नहीं बनता है तब तक हर एक चीज अंग्रेजी में ही होती रहेगी। क्लियर? But the governor of any state with the full consent of president may authorize the use of Hindi language or the official language of that state in the high court of that state. जब तक संसद कानून नहीं बनाएगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी रहेगी। लेकिन राष्ट्रपति की पूरी सहमति से गवर्नर अपने यहाँ के हाई कोर्ट की भाषा हिंदी या कोई स्टेट लैंग्वेज भी कर सकता है। क्लियर हो गया? विशेष निर्देश, भाषा के बारे में कुछ विशेष प्रावधान भी हैं, उनको भी जान लेते हैं क्या क्या है। पहला है आर्टिकल 350, एवरी पर्सन कैन अप्लाई टू एनी ऑफिसर ऑफ द यूनियन और स्टेट फॉर रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवांसेज इन एनी लैंग्वेज यूज्ड इन यूनियन एंड स्टेट। पहला निर्देश है और ये सख्त निर्देश है। क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के अधिकारी को किसी भी भाषा में एप्लीकेशन दे सकता है जो देश में बोली जा रही है। ठीक है। An application cannot be rejected merely on ground that it is not in official language. राजभाषा तो है कि सरकारी कामकाज हिंदी, अंग्रेजी या जो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट की लैंग्वेज है इसमें होगा, लेकिन किसी पीड़ित व्यक्ति का एप्लीकेशन इसलिए नहीं कैंसिल किया जाएगा कि आपने हिंदी, अंग्रेजी या रिकॉग्नाइज्ड भाषा में नहीं दिया है। अगर किसी प्रदेश में कोई भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी भाषा है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, जैसे यूपी में तमिल नहीं है, लेकिन तमिल लैंग्वेज में अगर अपने कष्ट के निवारण के लिए कोई एप्लीकेशन किसी भी ऑफिसर को दिया जाता है तो केवल भाषा के कारण जो है उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, बड़ी बात है कि नहीं? तो ये एक विशेष निर्देश दिया हुआ है, केवल भाषा के कारण किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है।
एक है आर्टिकल 350A, 7वें संशोधन से जोड़ा गया। ये क्या है? It is the responsibility of every state and its authorities to make efforts to provide adequate facilities of education to linguistic minority children in the mother tongue at the primary level of education. The president can also give the direction for this. ये हर सरकार को एक जिम्मेदारी दी गई है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि भाषाई अल्पसंख्यक, ऐसे अल्पसंख्यक, भाषा के मामले में अल्पसंख्यक लोग जिनकी संख्या कम है, उनके बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन मिले, इसकी व्यवस्था करना किसका दायित्व है? राज्य का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। और राष्ट्रपति इसके लिए निर्देश भी दे सकते हैं। किसी भी राज्य में अगर महसूस होगा कि कोई भाषा बोली जा रही है जो केवल कुछ हजार लोग ही बोल रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल स्कूल खुलना चाहिए उनके बच्चों के लिए, ताकि वो अपनी भाषा में प्राइमरी एजुकेशन ले सके। ठीक है, ये किस में है? आर्टिकल 350A में। अगला है आर्टिकल 350B, ये भी 7वें संशोधन से जोड़ा गया। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। Its main duty is to investigate the issues related to the safeguards of linguistic minority groups and submit a report to the president. यानी राष्ट्रपति समय समय पर एक भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आयुक्त की नियुक्ति करेगा। ठीक है, इसकी मेन ड्यूटी होगी कि अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों से संबंधित उस भाषा के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसके बारे में राष्ट्रपति को सुझाव दे। ठीक है, अगला है आर्टिकल 351। It is the duty of the union government to make appropriate efforts for the development and spread of Hindi. हिंदी का विकास हो, हिंदी का अधिक से अधिक जो है लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास करना किसकी ड्यूटी है? संघ की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, सो दैट हिंदी लैंग्वेज कैन बिकम अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। और हिंदी का विकास ऐसा करना है कि ये भारत की सामाजिक संस्कृति के अभिव्यक्ति का माध्यम बने। ठीक है, भारत की जो संस्कृति है उसके सभी कंपोजिट कल्चर है, यहाँ का हर तरह के लोग हैं यहाँ पर, तो हिंदी का विकास इस तरह से होना चाहिए कि भारत की सभी कल्चर को अपने द्वारा एक्सप्रेस कर सके। हिंदी में ऐसा कोई हर शब्द होना चाहिए जिसकी जरूरत भारत के किसी भी जगह पे पड़ सकती है। ऐसी कोई चीज हो, कोई विशेष सब्जी हो, कोई विशेष नृत्य हो जो किसी विशेष जगह पे ही हो रहा हो, तो उसके लिए भी हिंदी में उसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। विकास ऐसा होना चाहिए हिंदी का, और ये ड्यूटी किसकी है? सरकार की ड्यूटी है। ठीक है, सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है। It is also duty of union to ensure the prosperity of Hindi by adopting words mainly from Sanskrit and secondary from other languages. हिंदी की शब्दावली का भी विकास करना है। मुख्यतः किससे सहयोग लेना है? संस्कृत से, और गौणतः जो है कम मात्रा में किससे लेना है? भारत की अन्य भाषाओं से लेना है। ठीक है, तो हिंदी की टर्मिनोलॉजी भी विकसित करनी है। तो ये है इंस्ट्रक्शन, विशेष निर्देश जो भाषा संबंधित दिए गए हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इसमें 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान ने मान्यता दी है। शुरू में 14 भाषाएं थी, बाकी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। अदर प्रोविजन, भाषा से संबंधित और प्रावधान क्या है? ये सारे प्रावधान आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बस एक जगह लिख दिया गया है ताकि जब परीक्षा में प्रश्न है तो जल्दी से याद हो जाए। पता ही है 5 मिनट में लिखना है, तो 5 मिनट में लिखने के लिए तो पहला प्रावधान 29(1) याद करिए आप लोग। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द फंडामेंटल राइट टू मेंटेन देयर पर्टिकुलर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। यानी भारत के लोगों को, सभी नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, संस्कृति और लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29(2) नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एडेड बाय स्टेट और ऑन ग्राउंड्स ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ठीक है, यानी भाषा के आधार पर कि अरे तुम तो जो है तमिल बोलने वाले लड़के हो, तुम्हारा यहाँ एडमिशन नहीं होगा, ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, केवल भाषा के आधार पर एडमिशन से भी मना नहीं कर सकते हैं। क्लियर?
Article 30 gives the right to all minority sections based on religion or language to establish educational institutions of their own interest. Discrimination by state in providing assistance to such institution is prohibited. यानी हर अल्पसंख्यक वर्ग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें अपने भाषा के हिसाब से, ठीक है, वहां पे अपनी भाषा में पढ़ाई लिखाई करवाएं, ये अधिकार है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भाई जो स्कूल चलते हैं उनको एड भी मिलती है सरकार से, तो ऐसी सहायता देने में भाषा के कारण कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करेंगे कि अरे तुम तमिल पढ़ाने वाला स्कूल इसको नहीं देंगे, पहले हम हिंदी वाले को देंगे, पहले हम अंग्रेजी वाले को देंगे, नहीं। एलिजिबिलिटी टेस्ट में भाषा कोई जो है मुद्दा नहीं रहेगी, ठीक है। आर्टिकल 120 The work of parliament shall be conducted in Hindi or English, but the speaker of the Lok Sabha or chairman of the Rajya Sabha, as the case may be, may permit a member to address the house in his mother tongue. संसद और विधानमंडलों के कार्य किसमें होंगे? संसद का काम किसमें होगा और राज्यसभा का? हिंदी या अंग्रेजी में होगा। लेकिन अगर जो है वहां का सभापति या स्पीकर चाहे तो किसी मेंबर को अपनी मातृभाषा में भी भाषण देने की अनुमति दे सकता है। सेम ऐसा ही प्रावधान अनुच्छेद 210 में है कि वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट विल बी डन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट आर इन हिंदी आर इन इंग्लिश, बट स्पीकर ऑफ द असेंबली विल बी एबल टू अलाउ एड्रेस इन मदर टंग। जैसे संसद का काम हिंदी या अंग्रेजी में होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्पीकर अनुमति दे देगा तो अपनी मातृभाषा में संबोधित कर लेगा। कोई तमिल बोलने वाला है तमिल में भी भाषण दे सकता है संसद में। सेम उसी तरह से राज्य विधानमंडल का काम हिंदी या अंग्रेजी या उस राज्य की भाषा में होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा, लेकिन किसी मेंबर को वहां का अध्यक्ष अपनी मातृभाषा में संबोधन का अधिकार दे सकता है कि आप अपने भाषा में भाषण दे लीजिए, ठीक है। नोट वही जो हमने बताया था, नो प्रोविजन फॉर नेशनल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन है, मतलब राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है संविधान में, ठीक है। एक नया टर्म भी यूज हो रहा है आजकल, क्लासिकल लैंग्वेज, ये भी जान लीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर द टोटल 6 लैंग्वेज एज क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तमिल को 2004 में, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और ओडिया को 2014 में। तो ये 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। इनका नाम और मोटा मोटा क्रम भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि पहली बार किसको क्लासिकल लैंग्वेज लिखा गया, और बहुत से बुद्धिमान लोग जो है संस्कृत को लगा के और आके मुस्कुरा रहे थे, और जब सही उत्तर पता चला तो मुंह कैसा हो गया, लड्डू जैसा हो गया कि गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा, ठीक है। त्रिभाषा फार्मूला भी जो आप लोगों को पहले बता रहे थे, इसको भी जान लेते हैं क्या है। The first recommendation of 3 language policy was made by the University Education Commission in 1948-49। ध्यान दीजिए, भाषा को लेके तलवारबाजी स्वतंत्रता के बाद से ही शुरू हो गई थी, उसके बाद हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। तो त्रिभाषा फार्मूला को जो है पहले ही, उससे पहले ही जो है प्रकाश में आ गया था कि इस तरह से हिंदुस्तान की व्यवस्था की जानी चाहिए। Parliament adopted this in 1968 as a part of national policy resolution which called for, पार्लियामेंट में इसको कब स्वीकार किया, 1968 में। 67 में असली वाला काम हो गया था ना, कि अब जो है अंग्रेजी नहीं हटेगी कभी, ये व्यवस्था पार्लियामेंट ने कर ली थी। तब जाके त्रिभाषा फार्मूला, ताकि रास्ता बनाया तो जाए, कम से कम एक्सेप्टेंस हिंदी की बढ़े तो दक्षिण में, और दक्षिण की भाषा की एक्सेप्टेंस जो है उत्तर में बढ़े। इसके लिए क्या किया गया, यही थी पॉलिसी। द स्टडी ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, प्रेफरेबली वन ऑफ द साउदर्न इंडियन लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। इस फार्मूले में ये था कि हर बच्चा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट का
3 भाषाएं पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा और दक्षिण भारत की एक भाषा पढ़ेगा, ठीक है। एंड इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट इज टॉक अबाउट हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। वहां का बच्चा हिंदी, अंग्रेजी और वहां की एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ेगा। दोनों तरह के लोग जो है 3 भाषाएं पढ़ेंगे। क्लियर? अच्छी पॉलिसी थी। अब इस पॉलिसी का बलात्कार करेंगे हम लोग, देखिए कैसे करेंगे। नई शिक्षा नीति पर आ जाइए। और ये फार्मूला लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको तो संस्कृत पढ़ना है, हम नहीं पढ़ेंगे तेलुगु। तो साउथ वालों ने क्या कहा कि ठीक है तुम संस्कृत पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे हिंदी। तो विवाद हल करने के लिए, एक रास्ता निकालने के लिए त्रिभाषा फार्मूला आया था। और उस पर हम लोग न तो उत्तर वाले चले न तो दक्षिण वाले चले। और इसकी शुरुआत उत्तर वालों ने की, ये है मेन बात। और दोषारोपण करने के लिए कि राष्ट्रवादी नहीं है साउथ वाले, वो हिंदी की बात नहीं मान रहे हैं, ये तरह की चीजें हम लोग कहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हम भी उनकी बात समझने को तैयार नहीं है, ठीक है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ना 2020 में, इसमें भाषा को लेके क्या फार्मूला है इसको जान लीजिए। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेज दैट द 3 लैंग्वेज फार्मूला विल कंटिन्यू टू बी इंप्लीमेंटेड विथ मोर फ्लेक्सिबिलिटी while keeping in mind the constitutional provisions, aspirations of the people, regions and the union, and the need to promote multilingualism as well promote national unity. अब त्रिभाषा फार्मूला से ये पॉलिसी क्या करने वाली है? 3 भाषाओं के फार्मूले को संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिक लचीलेपन के साथ लागू किया जाएगा, जो राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देगा। क्या है ये? मोर फ्लेक्सिबिलिटी है ना। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट। कितनी बढ़िया है पॉलिसी। The 3 language learned by the children will be the choice of the states, territories and students themselves. कौन सी 3 लैंग्वेज बच्चे सीखेंगे ये कौन चॉइस करेगा? राज्य, क्षेत्र और छात्रों की पसंद होगी। पसंद कौन करेगा? हमारा राज्य करेगा, हमारा क्षेत्र ए रीजन करेगा और छात्र खुद करेगा, ठीक है, कि कौन सी 3 भाषा पढ़नी है। बट आउट ऑफ 3 लैंग्वेजेज एटलीस्ट 2 शुड बी द नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जो 3 भाषाएं सीखनी है उसमें से 2 भाषा कौन सी होनी चाहिए? भारतीय मूल की भाषा होनी चाहिए। कोई भी 2 भारतीय मूल की भाषाएं सीखिए और 1 विदेशी लैंग्वेज सीखिए, ये मिला के 3 भाषाएं सीखनी है। The government will invest to train a large number of language teachers in all religions, languages of all language included English 8th schedule. सरकार क्या करेगी? क्षेत्रीय भाषाओं में और 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के लिए बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए निवेश करेगी। सरकार बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी भाषा के शिक्षकों को ट्रेन करने में। और ये भाषा के शिक्षक कौन से होंगे? जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं क्यों ये पॉलिसी भी फेल होगी समस्या को हल करने में, वो अब लिखा हुआ है। ये हमेशा अंत में लिखा होता है। क्या लिखा है? संस्कृत विल आल्सो बी ब्रॉट इनटू मेन स्ट्रीम। संस्कृत को मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। This will be one of the language option in the 3 language formula and it will also be encouraged in higher education. जो 3 लैंग्वेज सीखनी है उसमें से 1 लैंग्वेज संस्कृत भी होगी। हो गया भविष्य का फैसला। क्या फैसला होगा? अब यूपी के लोग क्या पढ़ेंगे? एक हिंदी पढ़ेंगे, एक संस्कृत पढ़ेंगे और एक अंग्रेजी पढ़ लेंगे विदेशी में। 2 ही भाषाएं होनी चाहिए भारत की। तो और दक्षिण वालों से क्या कहेंगे कि हम देखो हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तुम
तमिल पढ़ो, हिंदी पढ़ो और अंग्रेजी पढ़ो, तो तमिल वाला क्या कहेगा कि नहीं, हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, कन्नड़ पढ़ेंगे और तमिल पढ़ेंगे, ये हमको आसान है, हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे। तो जैसा आप करेंगे वैसा ही वो भी करेंगे, बराबरी की बात होगी ना। तो फिर पढ़िए संस्कृत, तो हम लोग अपना संस्कृत पढ़ते रहेंगे और बार बार जो है राष्ट्रवाद, एक भाषा और हिंदी और फलाना ढिमकाना ये सब जो है चीखते रहेंगे, और कंडीशन क्या रहेगी, आपसी झगड़े में अंग्रेजी हमेशा सत्ता में बैठी रहेगी। ठीक है, और हर साल हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते रहेंगे और खुश रहेंगे कि चलिए हम लोगों ने हिंदी दिवस बना लिया, अब 15 तारीख से अंग्रेजी की किताब जो उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारे देश में भाषाओं की स्थिति। चलिए, कोई बात नहीं।